हेलो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इस अधिकतम लाभ के सिद्धांत में हम चार चीज़ों को पढ़ेंगे कि इस सिद्धांत की परिभाषा क्या है, इसकी चित्र द्वारा हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं और सामाजिक लाभ के आधार क्या है, किस आधार पर ये कह सकते हैं कि सामाजिक लाभ अधिकतम हो रहा है और इस सिद्धांत की आलोचनाएं क्या है। तो इस सिद्धांत में, इस लेक्चर में हम इन चार चीज़ों को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले लेते हैं सामाजिक लाभ से अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की परिभाषा। तो सबसे पहले तो हम जानें कि सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर डाल्टन द्वारा किया गया। डाल्टन ने कहा कि राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसमें राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। तब पब्लिक फाइनेंस या राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली या विधि क्या है, जिसमें राज्य जो है अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इससे पहले जो अर्थशास्त्री थे वो ये कहते थे कि सार्वजनिक व्यय जो है वो बर्बादी पूर्ण होता है, इसलिए कम से कम सार्वजनिक व्यय होना चाहिए। इसके बाद डाल्टन ने कहा कि इसको कैसे पता करें, इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं कि राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस समय तक बढ़ाते रहना चाहिए या उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि इस व्यय से उत्पन्न होने वाला संतोष राज्य द्वारा लगाए गए कर से उत्पन्न होने वाले असंतोष के बराबर हो जाए। तो ये जो सीमा होगी, जिस सीमा तक ये कार्य किया जाएगा, वह सीमा जो है राज्य की आय और व्यय में वृद्धि करने की आदर्शतम ऑप्टिमम जो है वो लाइन होगी या आदर्शतम स्थिति होगी। कौन सी स्थिति होगी आदर्शतम? कि इन्होंने कहा कि राजकीय व्यय या सार्वजनिक व्यय को उस सीमा तक बढ़ाते जाना चाहिए कि जब हम सरकार सार्वजनिक व्यय करेगी तो लोगों को उपयोगिता मिलेगी। समाज से कल्याण से संबंधित वस्तुओं या सेवाओं पर जब सरकार खर्चा करती है तो इससे लोगों को संतोष या उपयोगिता मिलेगी। लेकिन इस आय को प्राप्त करने के लिए जब सरकार टैक्स लगाएगी तो ऐसी स्थिति में लोगों को त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जब कर का भुगतान करेंगे लोग तो कर का भुगतान करने से लोगों को, उनके पास इनकम कम होगी, उनकी इनकम जो है वो राज्य के पास चली जाएगी, सरकार के पास चली जाएगी, तो उनके पास खर्च करने योग्य जो आय है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए उनको त्याग करना पड़ेगा या इससे उनको असंतोष होगा। तो डाल्टन ने कहा कि सर्वोत्तम स्थिति कौन सी होगी कि राजकीय व्यय जो है उससे मिलने वाला संतोष या उपयोगिता सार्वजनिक आय प्राप्त करने के लिए जो कर लगाए गए हैं उनसे उत्पन्न होने वाले असंतोष के बराबर हो जाए। जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब संतोष, सार्वजनिक सेवाओं से उत्पन्न होने वाला संतोष और करों के कारण उत्पन्न होने वाला असंतोष, दोनों जहां पर जिस सीमा पर बराबर हो जाएंगे वह जो है वो आय और व्यय की जो है आदर्शतम सीमा होगी या वहां पर समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अब डाल्टन ने कहा कि कोई सार्वजनिक व्यय उत्पादक है या नहीं, इसकी जांच हम कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम, जैसे उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा और सेवा स्वास्थ्य पर सरकार खर्चा करती है तो उससे ज्यादा उपयोगिता मिलेगी, वो ज्यादा उत्पादक होगा बनिस्बत किसके, कि हम विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करें। क्यों होगा? क्योंकि यदि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार खर्चा करती है तो लोग जो है शिक्षित होंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो एक तरफ तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, दूसरी मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, लोग कुशल होंगे। तो ज़्यादा कुशल और ज़्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है वो ज़्यादा कार्य करेगा और ज़्यादा कार्य करेगा तो इससे उत्पादन ज़्यादा होगा और उत्पादन ज़्यादा होगा तो राष्ट्रीय आय अधिक बढ़ेगी। तो ये तो उन्होंने परिभाषा दी कि राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है, जिससे राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करता है। अब हम इस सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले दो चीजों को समझते हैं। एक होता है सीमांत सामाजिक लाभ और एक है सीमांत सामाजिक त्याग। कि डाल्टन ने कहा कि अधिकतम सामाजिक लाभ जो है वहां पर प्राप्त होगा जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग जिस सीमा पर, जिस बिंदु पर बराबर होंगे वहां पर समाज को अधिकतम लाभ होगा। तो पहले ये समझें कि सीमांत सामाजिक लाभ है क्या और सीमांत सामाजिक त्याग क्या है। तो
जैसा कि मैंने बताया कि जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है, मतलब सरकार जो है समाज कल्याण के कार्यों पर या सार्वजनिक सेवाओं पर जब सरकार खर्चा करती है, तो इससे लोगों को उपयोगिता या लाभ मिलता है। जब हम शिक्षा पर खर्चा करती है सरकार, तो लोगों को शिक्षा मिलती है, सस्ती मिलती है, निःशुल्क मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है, तो लोग ज़्यादा शिक्षित होते हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य संबंधित यदि नए नए हॉस्पिटल्स खोलती है, नए नए जो डॉक्टर्स हैं या कहें कि हम मेडिकल स्टाफ को यदि नियुक्त करती है, तो ऐसी स्थिति में भी लोगों को ज़्यादा स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो आसानी से और ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं, जिससे लोगों को लाभ होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है, तो इससे लोगों को लाभ मिलता है या उपयोगिता मिलती है। और जब सरकार, तो इससे जो लाभ मिलता है वो, जैसे कि हम सीमांत उपयोगिता हास्य नियम या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम जब पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो वही चीज इस पे लागू होती है कि जब सरकार शिक्षा पर खर्चा करती जाती है, स्कूल खोले जा रही है, टीचिंग स्टाफ को नियुक्त कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, धीरे धीरे इससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो कम हो जाएगी। तो तो ये जो होती है सीमांत सामाजिक लाभ जो है वो धीरे धीरे घटता जाता है। जैसे जैसे सार्वजनिक व्यय बढ़ाती जाती है सरकार, वैसे वैसे सार्वजनिक व्यय में जो है सीमांत जो सामाजिक उपयोगिता वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो कहने का मतलब हुआ सीमांत सामाजिक लाभ वो होता है जब सरकार सार्वजनिक सेवाओं पर खर्चा करती है, तो इससे समाज को अधिक लाभ होता है, जिसको हम सीमांत सामाजिक लाभ कहते हैं। दूसरी तरफ है सीमांत सामाजिक त्याग। अब इस खर्चे को, इस सार्वजनिक व्यय को करने के लिए सरकार के द्वारा लोगों पर कर लगाए जाते हैं, क्योंकि सरकार की या सार्वजनिक आय के दो मुख्य सोर्सेज हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। जिसमें से नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें आते हैं या तो पेनल्टी है या जुर्माना है या इस तरह की फीस है, जो सरकार ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती। पर टैक्स जो है वो सरकार की आय का मुख्य सोर्स है। तो जब सरकार टैक्स लगाती है, तो लोगों के पास धन की मात्रा कम होती जाती है। तो जैसे जैसे धन की मात्रा कम होती है, वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। इसलिए ये कहते हैं कि जैसे जैसे सरकार टैक्स बढ़ाती जाती है, वैसे वैसे समाज को जो त्याग करना पड़ता है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जाता है, या यूं कहें कि सीमांत सामाजिक त्याग जो है बढ़ता जाता है। तो दो चीजें हो गई, सीमांत सामाजिक लाभ की जब सरकार सार्वजनिक सेवाओं पर खर्चा करती है तो लोगों को लाभ मिलता है, जिसको हम सीमांत सामाजिक लाभ कहते हैं। और जैसे जैसे सार्वजनिक व्यय बढ़ता जाता है, ये लाभ जो है वो घटता जाता है। दूसरी तरफ जब सरकार इस धन को, सार्वजनिक व्यय को भरने के लिए सार्वजनिक आय एकत्र करती है, तो वो कर लगाती है। तो कर लगाने से क्या होता है, लोगों के पास धन की मात्रा कम होती जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, उनका जो त्याग है, क्योंकि धन को जब हम सरकार को देते हैं तो हमें अपनी कुछ वस्तुओं की मांग या को कम करना पड़ता है, क्योंकि वो जो धन का जो हिस्सा सरकार के पास चला गया वो हम खर्च नहीं कर सकते। इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, सीमांत सामाजिक त्याग जो है वो बढ़ता जाता है। अब इसको हम इस चित्र से समझ सकते हैं। तो इसमें बी जो एक्स अक्ष पर सार्वजनिक आय और व्यय लिया है, और वाई एक्सिस पर लिया है सीमांत सामाजिक लाभ और त्याग को। बी जो रेखा है वो सीमांत सामाजिक लाभ रेखा, या जिसे हम सीमांत सामाजिक उपयोगिता रेखा भी कह सकते हैं। और एस जो है सेक्रीफाइस, त्याग रेखा है। बी बेनिफिट या लाभ रेखा, और एस जो है वो सेक्रीफाइस या त्याग रेखा है। डाल्टन ने क्या कहा कि सार्वजनिक व्यय की कौन सी प्रणाली सर्वोत्तम होगी, जहां पर समाज को सार्वजनिक सेवाओं से प्राप्त होने वाला लाभ जो है करों के कारण उनको जो त्याग करना पड़ता है उसके बराबर होगा, वहां पर समाज को अधिकतम लाभ होगा। तो इसमें ई बिंदु पर समाज का लाभ रेखा और त्याग रेखा दोनों एक दूसरे को काट रही है। इसका मतलब ई बिंदु पर जब सरकार 3 इकाई सार्वजनिक व्यय करती है और इतना ही खर्चा करती है, इतना ही इनकम टैक्स लगाती है आय प्राप्त करने के लिए, और इतना ही सार्वजनिक सेवाओं पर खर्चा करती है, तो ऐसी स्थिति में समाज का जो सीमांत सामाजिक लाभ या उपयोगिता है वो सीमांत सामाजिक त्याग के बराबर है। लाभ रेखा जो है वो ऋणात्मक ढाल वाली है। क्यों है ऋणात्मक ढाल वाली?
क्योंकि जैसे पहले बताया कि जैसे जैसे सरकार सार्वजनिक सेवा की मात्रा में वृद्धि करती जाती है तो उससे मिलने वाला लाभ धीरे धीरे घटता जाता है। दूसरी तरफ त्याग रेखा जो है वो पॉजिटिवली स्लोप है, मतलब ऊपर की तरफ है। वो ये बताती है कि जैसे जैसे सरकार कर की मात्रा बढ़ाती जाती है तो व्यक्ति के पास जो है खर्च करने योग्य आय जो है कम बचती जाती है, और जब कम बचती है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता या त्याग या अनुपयोगिता जो है वो बढ़ती जाती है, उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो बढ़ बढ़ती है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों वक्र, लाभ वक्र नीचे की तरफ आ रहा है और त्याग वक्र, क्योंकि त्याग जैसे जैसे धन की मात्रा कम होती है त्याग बढ़ता जाता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। और जहां पर ई बिंदु पर ये दोनों सीमांत लाभ रेखा या उपयोगिता रेखा और सीमांत त्याग रेखा दोनों बराबर हैं तो इसको हम संतुलन बिंदु कहेंगे। संतुलन बिंदु कौन सा है? वह बिंदु जहां सीमांत सामाजिक त्याग तथा सीमांत सामाजिक लाभ बराबर होते हैं। जिस बिंदु पर सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग बराबर होता है उस बिंदु को हम अधिकतम सामाजिक लाभ का बिंदु कहते हैं। यदि कर से उत्पन्न सीमांत त्याग तथा सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न सीमांत लाभ दोनों बराबर नहीं होंगे तो अधिकतम सामाजिक लाभ नहीं होगा। मतलब डाल्टन ने क्या कहा कि इस बिंदु के अलावा किसी भी बिंदु पर अधिकतम सामाजिक लाभ नहीं हो सकता। यदि इस बिंदु से हम बाईं तरफ जाएं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यदि सरकार 2 इकाई सार्वजनिक व्यय करे और इतना ही कर कर के द्वारा कर लगाए तो ऐसी स्थिति में लाभ तो ज्यादा है और त्याग कम है, मतलब अधिकतम नहीं है। इसके बाद यदि सरकार 4 इकाई सार्वजनिक व्यय करे और 4 इकाई टैक्स लगाए तो ऐसी स्थिति में त्याग ज्यादा हो गया और लाभ कम हो गया। तो डाल्टन का कहना था कि ये जो है जहां पर सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ बराबर होंगे समाज को केवल वही स्थिति में अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि ये देखने के लिए कि राज्य ने जो वित्तीय क्रियाएं की, मतलब जो भी सरकार ने सार्वजनिक व्यय किया उससे समाज का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, समाज का मतलब समाज को उससे कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ के ये 4 आधार बताए कि इन आधारों पर हम देख सकते हैं कि समाज को अधिकतम लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यदि सार्वजनिक सेवाओं पर खर्चा करने से या सार्वजनिक व्यय से आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो रही है तो ऐसी स्थिति में वो अधिकतम सामाजिक लाभ को बताएगा। इसके कारण से सुरक्षा एवं शांति की स्थिति है। यदि सरकार जो सार्वजनिक व्यय करती है उसके कारण देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा है तो ऐसी स्थिति में भी कल्याण में वृद्धि होगी या अधिकतम सामाजिक लाभ होगा। तीसरा उन्होंने बताया कि यदि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो सरकार खर्चा करती है सार्वजनिक व्यय करती है या टैक्स लगाती है उसके कारण से अर्थव्यवस्था में स्थायित्व है, उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं बहुत तेजी से, व्यापार चक्रों की अनुपस्थिति है तो वो भी सामाजिक लाभ अधिकतम होगा। और यदि ये देखना होगा कि इसका प्रभाव भावी पीढ़ी पर पड़ रहा है या वर्तमान पीढ़ी पर ज्यादा पड़ रहा है तो इसके आधार पर भी हम ये देख सकते हैं कि समाज को सरकार ने जो भी सार्वजनिक व्यय किया या टैक्स लगाए उससे अधिकतम सामाजिक लाभ होगा, हुआ है कि या नहीं हुआ। तो इनको हम अलग अलग लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि इस प्रकार ये तो हुआ कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि कब होगी। आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी तो अधिकतम सामाजिक लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम लेते हैं दूसरा डाल्टन ने बताया कि यदि सार्वजनिक व्यय से देश में आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा और शांति स्थापित होती है तो ऐसी स्थिति में भी युद्ध से संबंधित सामग्री पर किया जाने वाला जो व्यय है वो आर्थिक कल्याण में वृद्धि करेगा। वैसे हम ये मानते हैं, अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि युद्ध पर जो व्यय किया जाता है वो अनुत्पादक होता है क्योंकि उससे प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, ना ही उत्पादकता बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में परंतु चूंकि किसी भी देश का आर्थिक विकास जो है उसकी आंतरिक और बाहरी शांति व्यवस्था पर निर्भर करता है, तो यदि देश में आंतरिक और बाहरी शांति होगी तभी देश में आर्थिक विकास होगा, मतलब बाहर से निवेश भी तभी होगा और जो देश के निवेशक हैं वो भी तभी निवेश करेंगे जब देश में आंतरिक और बाह्य शांति की स्थिति है। तो डाल्टन का ये कहना है कि यदि
देश में आंतरिक और बाह्य शांति को स्थापित करने के लिए हमको सार्वजनिक व्यय करना पड़ रहा है, युद्ध से संबंधित सामग्री को खरीदना पड़ रहा है। तो ये जो सार्वजनिक व्यय है ये भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि करेगा। अगला है आर्थिक जीवन में स्थायित्व। तो यदि सरकार सार्वजनिक व्यय करके अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते हैं, या तो मुद्रास्फीति है या मंदी की स्थिति है, उसको नियंत्रित करती है। यदि सार्वजनिक व्यय के करने से अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की स्थिति समाप्त होती है, अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है, तो भी डाल्टन कहते हैं कि इससे भी ये भी सार्वजनिक व्यय जो है वो समाज के कल्याण में वृद्धि करेगा या अधिकतम सामाजिक कल्याण होगा इससे भी। क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था में स्थिरता नहीं होगी तो फिर से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होगी, और इससे क्या होगा, लोगों की आय कम होगी। आय कम होगी तो वो वस्तुओं की मांग कम करेंगे, वस्तुओं की मांग कम करेंगे तो ऐसी स्थिति में भी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा। तो डाल्टन का ये कहना है कि यदि सरकार ऐसा खर्चा करती है जिसके कारण से समाज में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार या मंदी, या कहें कि तेजी और मंदी की स्थिति जो है वो नियंत्रित रहती है, तो भी वो जो सार्वजनिक व्यय है वो अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगा। इसी तरह अगला उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी पर प्रभाव, कि जो सार्वजनिक व्यय किया जा रहा है उसका भावी भविष्य की पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जो भी सार्वजनिक व्यय सरकार करती है उसका उसको भविष्य को ध्यान में रखकर उसको खर्च करना चाहिए। क्योंकि सरकार जो है वो दीर्घकालीन योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं पर सरकार को क्या करना होता है, ऐसी योजनाएं बनानी होती है जिससे केवल वर्तमान पीढ़ी को फायदा ना हो बल्कि भविष्य की पीढ़ी को भी फायदा हो। तो इन्होंने कहा कि यदि सरकार भविष्य की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए खर्चा करती है तो ऐसी स्थिति में भी समाज के कल्याण में वृद्धि होगी। समाज में जो है अधिकतम सामाजिक लाभ उस सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होगा। तो इस तरह से डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये निश्चित करने के लिए 4 आधार बताए हैं। पहला कि सार्वजनिक व्यय और करों से यदि आर्थिक उत्पादन जो है उसमें वृद्धि हो रही है या आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो रही है। आर्थिक कल्याण का मतलब उत्पादन शक्ति में सुधार हो रहा है, या उत्पादन के वितरण में सुधार हो रहा है, या उत्पादन के संगठन में सुधार हो रहा है, तो वो आर्थिक कल्याण को बढ़ाएगा या अधिकतम सामाजिक लाभ को देगा। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि हम ऐसा कोई खर्चा कर रहे हैं जिससे देश में सुरक्षा और शांति की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि ये भी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में भी आर्थिक कल्याण या अधिकतम सामाजिक कल्याण होगा या अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होगा। यदि सार्वजनिक सरकार ऐसा कोई खर्चा करती है जिससे कि अर्थव्यवस्था में स्थायित्व आता है, तेजी और मंदी की स्थिति पर नियंत्रण होता है, तो ऐसी स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में, या कहें कि ऐसा व्यय भी अधिकतम सामाजिक लाभ को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ सरकार जब भी खर्चा करे तो वर्तमान के साथ साथ यदि सरकार भविष्य की योजनाओं या भविष्य की समस्याओं को ध्यान में रखकर खर्चा करती है तो ऐसी स्थिति में वो जो खर्चा है वो भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि करेगा। तो डाल्टन ने ये आधार बताए कि इन आधारों पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं या निश्चित कर सकते हैं कि इस सार्वजनिक व्यय से समाज के कल्याण में या समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं कि इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं, इस सिद्धांत में कमियां क्या हैं। इस सिद्धांत के बारे में हम लें तो डाल्टन ने खुद ही लिखा है कि ये सिद्धांत सरल एवं स्पष्ट है, परंतु इसको व्यवहार में हम लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते? क्योंकि जैसे शुरू में हमने देखा कि 2 चीजें हमको देखनी होती है, सीमांत सामाजिक उपयोगिता या लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग। जब सरकार सार्वजनिक सेवाओं पर खर्चा करती है तो इससे लाभ या उपयोगिता मिलती है, और जब सरकार टैक्स लगाती है तो इससे समाज को त्याग होता है। तो डाल्टन ने कहा कि जब सरकार सार्वजनिक व्यय करने के लिए आय एकत्र करती है तो वो कर लगाती है। अब जब कर लगाती है तो हम कह रहे हैं कि जब सरकार कर लगाएगी तो व्यक्ति की आय का कुछ भाग जो है वो सरकार के पास चला जाएगा। तो जब उसकी आय में कमी होगी तो इसका मतलब उस व्यक्ति को त्याग करना पड़ेगा, उसको कष्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में डाल्टन ने कहा, या अर्थशास्त्री कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि क्योंकि त्याग जो है एक मानसिक अवधारणा है,
इसको हम माप नहीं सकते कि किसी व्यक्ति को टैक्स के 100 रुपए भरने से कितना त्याग हुआ या 1000 रुपए भरने से कितना त्याग हुआ। तो ये कहते हैं आलोचक कि सरकार जब टैक्स लगाती है तो उसके कारण से कितना त्याग हुआ, इसको मापना बहुत मुश्किल है। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, त्याग की हम गणना नहीं कर सकते। तो हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पर सीमांत लाभ और त्याग दोनों बराबर है? तो इसकी तो सवाल ही नहीं उठता कि हम दोनों को किस तरह से बताएं। तो जब और अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या कहता है कि जहां पर सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग बराबर होगा वहां पर समाज को अधिकतम लाभ होगा। लेकिन हम तो त्याग को माप ही नहीं पा रहे, तो कैसे उसको बताएंगे। दूसरा, इसी तरह जैसे जब सरकार सार्वजनिक सेवाओं पर खर्चा करती है तो समाज को लाभ होता है, तो हम लाभ को भी नहीं माप सकते। हो सकता है एक ही सार्वजनिक सेवा से एक व्यक्ति को ज्यादा लाभ प्राप्त हो और दूसरे को कम हो, लेकिन उसकी हम गणना नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि 1 के बराबर लाभ हुआ, 2 के बराबर या 5 के बराबर। तो इसलिए आलोचक क्या कहते हैं कि जब हम सार्वजनिक व्यय के कारण समाज को क्या लाभ हुआ या कितना लाभ हुआ, 2 रुपए के बराबर, 5 रुपए के बराबर, 100 रुपए के बराबर, तो हम कैसे ये बता सकते हैं कि इस बिंदु पर अधिकतम सामाजिक लाभ होगा। जबकि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या कहता है कि जिस बिंदु पर सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग बराबर हो जाएंगे उस बिंदु पर समाज को अधिकतम लाभ होगा, या वो जो बिंदु है वो अधिकतम सामाजिक लाभ का बिंदु होगा। परंतु आलोचक कहते हैं कि ना तो हम त्याग को माप सकते हैं और ना ही हम लाभ या उपयोगिता को माप सकते हैं। तो हम उस बिंदु का निर्धारण कैसे कर सकते हैं जहां पर समाज को अधिकतम लाभ होगा, या कहें कि जिस बिंदु पर त्याग और लाभ बराबर हुए उस बिंदु की गणना हम कैसे करेंगे। तीसरा इन्होंने जो आलोचना ली है कि अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दृष्टिकोण में अंतर। तो आलोचक क्या कहते हैं कि राज्य जो है आय का अर्जन जो है वो अल्पकालीन परियोजनाओं के लिए नहीं करती, बल्कि उसे दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए भी आय को एकत्र करना होता है। मतलब जो सरकार जब सार्वजनिक आय या पब्लिक रेवेन्यू को इकट्ठा करती है, टैक्स लगाती है, तो वो केवल वर्तमान समस्याओं को ध्यान में नहीं रखती है या वर्तमान परियोजनाओं के लिए या अल्पकालीन परियोजनाओं के लिए नहीं करती है, बल्कि सरकार जो है वो दीर्घकालीन योजनाओं के लिए आय को प्राप्त करती है। तो आलोचक कहते हैं कि जब सरकार आय इकट्ठी करती है तो उसका भार तो वर्तमान पीढ़ी पर पड़ता है, लेकिन जब वो भविष्य की योजनाओं को, जो भी योजनाएं दीर्घकाल योजनाएं हैं जिन पर खर्चा करती है, तो वो लाभ भविष्य में मिलेगा। त्याग तो हमने आज किया, आज जब हमने कर का भुगतान करा, किसी भी व्यक्ति ने यदि कर का भुगतान वर्तमान समय में किया है, वर्तमान पीढ़ी पर चूंकि टैक्स का भार पड़ रहा है, तो यदि कर का भार तो हम अब वहन कर रहे हैं, मतलब त्याग तो वर्तमान समय में हो रहा है, लेकिन उसका लाभ भविष्य में मिलेगा। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हम त्याग और लाभ को कैसे माप सकते हैं। तो जब त्याग और लाभ को माप ही नहीं सकते तो अधिकतम सामाजिक लाभ की कल्पना करना, ये कहते हैं कि असंभव है, कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि अधिकतम सामाजिक लाभ हुआ कि नहीं हुआ। अब एक ये कहते हैं कि करारोपण कि मिश्रित लाभ की जानकारी ना होना, कि हमेशा हम ये कि मानकर क्या चलते हैं कि टैक्स जो है उससे हमेशा बुरा ही प्रभाव पड़ता है, मतलब हमेशा व्यक्ति को त्याग ही करना पड़ता है और सार्वजनिक व्यय से हमेशा उपयोगिता मिलती है। क्योंकि आलोचक कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे टैक्स ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति को त्याग नहीं करना पड़ता, बल्कि उससे समाज को उपयोगिता मिलती है। जैसे यदि सरकार ऐसी वस्तुओं पर टैक्स लगाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या समाज के जो उपभोग के लिए हानिकारक है या जिनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, जैसे मादक पदार्थ हैं, इस तरह के जो अल्कोहल वगैरह है, यदि इन पर सरकार टैक्स लगाती है तो इससे समाज को त्याग नहीं करना पड़ता है। जबकि हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार टैक्स लगाएगी हर कर जो है उससे त्याग करना पड़ता है, उससे त्याग होता है, उससे हमें कष्ट होता है। जबकि बहुत सारे टैक्स ऐसे होते हैं जिनसे हमको त्याग, समाज को कोई त्याग नहीं करना। इसी तरह कुछ ऐसे सार्वजनिक व्यय होते हैं जिनसे जरूरी नहीं है कि हर सार्वजनिक व्यय से उपयोगिता मिले। आलोचक कहते हैं कुछ सार्वजनिक व्यय ऐसे भी होते हैं जिससे समाज को कोई उपयोगिता नहीं मिलती। तो कहते हैं कि इसका निर्धारण करना बहुत कठिन हो जाता है कि समाज को कितनी तो उपयोगिता मिल रही है और कितना त्याग करना पड़ रहा है। तो इसलिए अधिकतम सामाजिक लाभ किस बिंदु पर होगा इसकी गणना करना बहुत कठिन है। तो इस तरह से आलोचकों ने ये बताया कि क्योंकि डाल्टन का अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत ये कहता है, जो इसका सेंटर पॉइंट है वो ये है कि
जब वो सरकार सार्वजनिक सेवाओं पर खर्चा करती है तो समाज को लाभ होता है, और जब सरकार उस खर्चे को पूरा करने के लिए आय एकत्र करती है तो वो टैक्स लगाती है। तो जब टैक्स लगाती है तो त्याग करना पड़ता है, और जब सरकार खर्चा करती है तो उससे लाभ होता है। और अधिकतम सामाजिक लाभ का बिंदु वो होता है जहाँ पर सीमांत सामाजिक लाभ सीमांत सामाजिक त्याग के बराबर होता है। ना उससे पहले और ना उससे बाद में यदि सरकार खर्चा करती है तो समाज को लाभ नहीं होता। तो ये कहते हैं कि जब ना त्याग को माप सकते हैं ना लाभ को माप सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु का निर्धारण करना असंभव है जहां पर सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग बराबर होंगे, या जो आदर्श बिंदु होगा उसकी कल्पना करना असंभव है। तो इस तरह से ये हुआ अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कि इसकी परिभाषा क्या है, किसको कहते हैं हम। दूसरा, इसकी व्याख्या चित्र की सहायता से हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे करते हैं। और डाल्टन ने ये बताया कि हम ये कैसे निश्चित करें कि अधिकतम सामाजिक लाभ हो रहा है कि नहीं, जो राज्य की क्रियाएं हैं उनके कारण समाज को अधिकतम लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका निर्धारण कैसे करें। तो इसके लिए उन्होंने 4 आधार बताए कि यदि आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो रही है तो अधिकतम सामाजिक लाभ होगा। यदि राज्य की क्रियाओं से सुरक्षा, देश में सुरक्षा और शांति की व्यवस्था होती है तो आर्थिक कल्याण बढ़ेगा, समाज कल्याण या अधिकतम सामाजिक लाभ होगा। यदि उसके कारण से ये कहें कि आर्थिक स्थायित्व आता है तो भी अधिकतम सामाजिक लाभ होगा। और यदि उन क्रियाओं से भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर वो क्रियाएं की गई हैं तो ऐसे स्थिति में भी समाज को लाभ होगा। फिर इसकी आलोचना। इस तरह से ये होता है हमारा अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। थैंक यू।